हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का ही बेसिकली पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे पंप्स यानी कि एटीपीएजेस, दैट इज पी टाइप एटीपीएजेस, एफ टाइप एटीपीएजेस, वी टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो आइए शुरू करते हैं पी टाइप एटीपीएजेस से। पी टाइप एटीपीएजेस, P यहाँ पर P क्या बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है, दैट इज दी फॉस्फोराइलेशन। यानी इन पंप में फॉस्फोराइलेशन होती है किन किन चीज़ों की, दैट इज एटीपी एंड एस्पार्टेट रेजिड्यूज। ये जो एटीपी और एस्पार्टेट रेजिड्यूज हैं ये बेसिकली पंप में एस्पार्टेट रेजिड्यूज प्रेजेंट है और ये जो एटीपी है इसकी फॉस्फोराइलेशन एंड एस्पार्टेट रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन, इनकी फॉस्फोराइलेशन के हेल्प से ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर पाते हैं, यानी सेल में बाहर से अंदर आ पाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही है। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज दी केटायंस। ज़्यादातर जो केटायंस हैं वो इन एटीपीजेस के थ्रू मूव करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एज वेल एज हाइड्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं के नाम पे पंप बन गए कि कौन सा पंप इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। जैसे कैल्शियम पंप कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये जो पंप है ये एक तरह के पी टाइप एटीपीजेस ही हैं, ठीक है। यानी कि जो पी टाइप एटीपीजेस की प्रॉपर्टीज हैं वो इन पंप्स में शो होती है। और ये जो एटीपीजेस होते हैं ये बेसिकली काम क्या करते हैं, एक तो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम और साथ ही साथ जो टॉक्सिक मेटल आयंस हैं उनको सेल से रिमूव करने का काम करते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं कैल्शियम पंप के बारे में, जो पी टाइप एटीपीजेस के ही एग्जाम्पल हैं बेसिकली। कैल्शियम पंप, ये चीज़ याद रखना, कैल्शियम पंप के थ्रू क्या मूव कर रहा है, कैल्शियम मूव कर रहे हैं। कितने कैल्शियम, 2 कैल्शियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, इनकी डोमेन। तो कौन कौन सी डोमेन होती है कैल्शियम पंप में, एन डोमेन, पी डोमेन एंड ए डोमेन। और एक और डोमेन होती है दैट इज दी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। यहाँ पर जो ये एन डोमेन है इसके साथ एटीपी बाइंड करता है। जो पी डोमेन है यहाँ पर एस्पार्टेट रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। ए डोमेन एन और पी में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 2 कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो यानी कि जो भी कैल्शियम सेल के बाहर से आ रहा है वो इस पंप के थ्रू पहले इन कैल्शियम बाइंडिंग साइट में क्या होगा, बाइंड होगा और फर्दर सेल के इनसाइड जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी एंड एस्पार्टेट रेजिड्यूज। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीजेस। सोडियम पोटेशियम एटीपीजेस में भी कौन कौन से आयंस मूव कर रहे हैं, सोडियम आयंस एज वेल एज पोटेशियम आयंस। बट ये चीज़ याद रखना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कितने सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं, 3 सोडियम आयंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। तो इनकी लोकेशन याद रखना कि किस तरह से इनकी मूवमेंट हो रही है। और इस पंप में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पंप कौन कौन सी सब यूनिट से मिलके बना है। तो ये कौन कौन से सब यूनिट से मिलके बना है, दैट इज जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। तो कितनी अल्फा सब यूनिट से मिलके बना है, दैट इज 2 अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। यहाँ पर जो रोल देखा गया है किस सब यूनिट का देखा गया है, ज़्यादा अल्फा सब यूनिट का। किसमें कि ये जो सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं और साथ ही साथ जो एटीपी पंप के साथ जो बाइंड करती है वो बेसिकली पंप की कौन से सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी,
दैट इज द अल्फा सब यूनिट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन से सब यूनिट का रोल रहता है इन बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड एटीपी। तो कौन से सब यूनिट बाइंड करती है? दैट इज अल्फा सब यूनिट ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज। आई थिंक आपको ये चीज़ें अब क्लियर होंगी अच्छी तरह। नाउ द नेक्स्ट इज एफ टाइप एटीपीज। एफ टाइप एटीपीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज द एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस नाम से पता चल रहा है कि किसकी सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है? एटीपी की। और एटीपी की सिंथेसिस किन की हेल्प से होती है? दैट इज एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दैट इज दी एटीपी। क्लियर? और साथ ही साथ ये जो एटीपी सिंथेज है इसका रिवर्सिबल रोल रहता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि एटीपी की सिंथेसिस में भी एज वेल एज एटीपी की हाइड्रोलिसिस में भी। ये चीज़ क्लियर है? यानी एटीपी सिंथेसाइज करने का भी काम कर रहा है और एटीपी हाइड्रोलाइज करने का भी ये काम करता है। तो ये कौन कौन से सब यूनिट से मिलकर बना है? दैट इज दी F0 एंड F1। इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल, थाइलाकॉइड एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल तो आपको पता ही है कि बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड की हम बात कर रहे हैं तो आप बताइए थाइलाकॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में। प्लांट्स में कौन से ऑर्गेनेली में? दैट इज इन क्लोरोप्लास्ट, यानी बेसिकली प्लास्टिड्स में। क्लियर? तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है और साथ ही साथ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोट्स, वहाँ प्रेजेंट होता है एफ टाइप एटीपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंथेसाइज और हाइड्रोलाइज करने दोनों का काम एक ही मेम्ब्रेन में कैसे कर रहा है? तो एक ही मेम्ब्रेन में एक ही काम कर रहा है। तो जैसे हम बैक्टीरियल की बात कर, जैसे हम ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं और यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये एटीपी सिंथेसाइज करने का काम करता है और बैक्टीरिया के केस में ये जो एटीपीज है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी में हेल्प करता है। क्लियर है? तो आइए हम जानते हैं इनकी सब यूनिट्स के बारे में। तो एटीपी सिंथेस, इसका ये चीज़ याद रखना, ये जो F0 सब यूनिट है ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और F1 मेम्ब्रेन के बाहर यानी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ये चीज़ क्लियर करना। अब जैसे कि आप जान रहे हो ये F0 के क्या क्या पार्ट होते हैं। अब जैसे दिख रहा है C12A दिख रहा है और A के पीछे आपको 2 B दिख रहे हैं। ठीक है? तो एक A का मॉलिक्यूल, 2 B के और 12 C के, ये कौन सा पार्ट फॉर्म करते हैं? F0। और जो F1 वाला पार्ट है ये कौन शो करते हैं? बेसिकली F1 वाला पार्ट कौन शो करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है? कौन शो करते हैं? दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। क्लियर? तो कितनी अल्फा सब यूनिट्स हैं? दैट इज 3 अल्फा सब यूनिट्स, 3 बीटा सब यूनिट्स, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो इसमें बेसिकली C और गामा की क्या होती है? रोटेशन होती है, जिसकी हेल्प से जो आयंस हैं, कितने आयंस? 4H पॉजिटिव आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायर होती है? एनर्जी। तो एनर्जी कैसे फॉर्म होगी? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो एटीपी सिंथेसिस का और ये जो ग्रेडियंट का, प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो है, ये इकट्ठा कपल्ड प्रोसेस है कि पहले यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है H पॉजिटिव की, तब जाके क्या होता है? तब जाके एटीपी की फॉर्मेशन होती है और ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज V टाइप एटीपीज। V रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूल्स
और इन एटीपीएसेस का भी जैसे अभी हमने पढ़ा एफ टाइप एटीपीएसेस, उन्हीं के जैसा क्या होता है स्ट्रक्चर, यानी जैसे वहाँ F0 F1 पार्ट थे, सब यूनिट्स थी, यहाँ पर V0 V1 होंगे, वैसे ही मेम्ब्रेन में और मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होंगी सब यूनिट्स। तो इनका जो मेन रोल होता है किस में होता है, एसिडिफिकेशन में, वेक्यूल्स की, वेक्यूल जैसे कि लाइसोसोम्स, ठीक है, एंडोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स, इनकी एसिडिफिकेशन में यानी एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में कौन से एटीपीएसेस हेल्प करते हैं, दैट इज द वी टाइप एटीपीएसेस। और ताकि ये जो अंदर का इन्वायरमेंट है इन वेक्यूल्स के वो बाहर के साइटोसोल से क्या हो, एज कंपैरिजन टू द साइटोसोल ज़्यादा क्या हो, एसिडिक हो। तो कौन प्रोटॉन पंप की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज दी वी टाइप एटीपीएसेस, जो इन वेक्यूल्स में बेसिकली इनकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, दैट इज इन फंजाई एंड इन हायर प्लांट्स। ये चीज़ याद रखना, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, फंगस में एज वेल एज इन प्लांट्स। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर होती होंगी। लास्ट है हमारा दैट इज दी एबीसी ट्रांसपोर्टर। ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है, एबीसी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज दी एटीपी बाइंडिंग कैसेट। तो देखिए आप अभी तक देख रहे होंगे कि जितने भी अभी तक हमने एटीपीएसेस पढ़े सारे के सारे क्या हैं, एटीपी डिपेंडेंट है। तो एबीसी से आप थोड़ा रिलेट करना, एबीसी दैट रिप्रेजेंट दी एटीपी बाइंडिंग कैसेट। और इसका मेन रोल क्या रहता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये और माइक्रोब्स में भी बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि माइक्रोब इनका अपटेक इन एंटीबायोटिक्स का नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं करेगा तो वो माइक्रोब मरेगा नहीं। क्लियर है? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाता है इन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से इन पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जैसे कि कौन कौन से माइक्रोब्स में क्रिएट हो सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, दैट इज इन स्यूडोमोनास एरिगोनोसा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नाइसीरिया गोनोरिया, कैंडिडा एल्बिकेम्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे इन पैथोजेनिक माइक्रोब्स के नाम। क्लियर? तो इन एबीसी ट्रांसपोर्टर में हम दो तरह के ट्रांसपोर्टर पढ़ते हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा दैट इज दी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि जो एक सेल में, चाहे वो माइक्रोब है चाहे वो ह्यूमन सेल है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं बाय नॉट अपटेकिंग दैट ड्रग। ठीक है, उस ड्रग को अपटेक नहीं करके, और अगर अपटेक कर भी लिए तो वो दूसरे साइड से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर है दैट इज MDR1, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, क्रिएट करता है ऑफ सर्टेन ट्यूमर्स टू सम जनरली इफेक्टिव एंटी ट्यूमर ड्रग, यानी उन ट्यूमर सेल्स में इन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब वो ट्यूमर सेल क्या करेगा, एंटीबायोटिक अपटेक नहीं कर पाएगा, तो इफेक्ट नहीं हो पाएगा उस ड्रग का उस ट्यूमर सेल पे। तो सेकेंड है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये भी एक तरह का एबीसी ट्रांसपोर्टर है, और इसका याद रखना ये एक इकलौता एबीसी ट्रांसपोर्टर है जो कि आयन चैनल है, दैट इज दी क्लोराइड चैनल। ये चीज़ याद रखना, यानी क्लोराइड आयन मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ये बेसिकली मूव कर रहे हैं क्लोराइड चैनल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल बाय द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये क्लोराइड आयंस की मूवमेंट हो रही है। अब हम पढ़ते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर में दो डोमेन्स होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 1, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 2। और इन दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स में जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 6 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स होती हैं। तो टोटल कितनी हुई, 12। और दूसरी कौन सी होती है डोमेन, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। तो याद रखना 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। अब एक फंक्शन कैसे करती है कि ये जो डोमेन है, ये ब्लू वाली, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 1 है
येलो वाली ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 2 है। तो इन दोनों के बीच ये क्या है, मॉलिक्यूल सबसे पहले, दूसरे स्टेप में इसका इनसाइड टू आउटसाइड क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्या करते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी वर्क करते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो एटीपीएसेस हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट में से इन द नेट एग्जाम, इन द एनी लाइफ साइंसेज एग्जाम। क्लियर? तो इसी तरह के लेक्चर्स की अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैट इज बायोस्ट्रॉम। और ये अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पिछले दोबारा से स्लाइड्स देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।